गुड मॉर्निंग टू ऑल। आप सभी लोगों का हमारे चैनल में स्वागत है। अगर आपने हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें। एंड रेगुलर जो NCLEX मौसमी है उसके क्वेश्चंस हमारे यहाँ पर करवाए जाते हैं। 1 नंबर से लेके आपको जो है स्टार्ट किया हुआ है। तो आप प्रीवियस जो लेक्चर्स हैं, प्रीवियस वीडियोज़ हैं, वो आप प्रीवियस लेक्चर्स में जाके देख सकते हैं। इसके लिए आप हमारी प्लेलिस्ट में जाइए। ऊपर बटन होता है ऊपर जहाँ आपकी चैनल खुलता है वहाँ पर वीडियोज़ प्लेलिस्ट ऐसे खुलता है। तो जब प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तो अलग अलग सब्जेक्ट वाइज आपको मैटर मिल जाएगा। वहाँ कुछ वीडियो आपको OBC के मिलेंगे। आपको डेली हमारे यहाँ पर पीडिया की जो है क्वेश्चंस भी करवाए जाते हैं डेली। तो पीडिया के MCQ भी आप देखेंगे डेली, और मौसमी के MCQs भी आप देखने के लिए आप हमारे प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ से आप क्लिक करके प्लेलिस्ट से चेक कर सकते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करें। अगर ये जो बटन है, अगर आप ऐसा बटन जो है सब्सक्रिप्शन के बटन के बगल में होता है, और अगर ये बटन आप नहीं दबाएंगे तो आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। ठीक है ना। तो आप नोटिफिकेशन मिलता रहे इसके लिए आपको ये बटन ज़रूर प्रेस करना है। ठीक है। तो हमने जो है कल 120 तक पढ़ लिए थे। आज हम स्टार्ट करेंगे 121। द नर्स इज कंसर्न दैट ए क्लाइंट इज एट रिस्क फॉर डेवलपिंग हाइपरकैलेमिया। ये एक नर्स है, वो कंसर्न है कि एक पेशेंट है, वो किस पे रिस्क पे है साहब, डेवलपिंग द हाइपरकैलेमिया। कि उस पेशेंट को रिस्क है कि उस पेशेंट के अंदर कहीं हाइपरकैलेमिया डेवलप ना हो जाए। विच डिजीज डज द क्लाइंट हैव द दैट हैज़ कॉज दिस कंसर्न। तो कौन सी डिजीज़ है जिसकी वजह से उस पेशेंट को हाइपरकैलेमिया डेवलप हो सकता है। देखो बेटा, क्रॉन्स। जब किसी पेशेंट को क्रॉन डिजीज होती है तो उस पेशेंट के अंदर सबसे मेजर जो कंसर्न होता है वो होता है डायरिया। और जब पेशेंट को डायरिया होगा तो इलेक्ट्रोलाइट बॉडी से बाहर जाएंगे नहीं कि बॉडी के अंदर रिटेंशन होगा। और बॉडी से जब बाहर इलेक्ट्रोलाइट जब एक्सेस अमाउंट के अंदर बॉडी से बाहर एक्सक्रीट किए जाएंगे तो उस कंडीशन में हाइपर नहीं, हाइपो कंडीशन डेवलप होगी बेटा। तो यहाँ पर हाइपोकैलेमिया डेवलप हो सकता है क्रॉन्स डिजीज में। दूसरी आती है कुसिंग डिजीज। देखो भाई, कुसिंग जब डिजीज होगी तो उसमें क्या होगा, मिनरलोकॉर्टिकेट का लेवल थोड़ा सा बॉडी के अंदर क्या होगा, बढ़ा हुआ रहेगा। और अगर मिनरलोकॉर्टिकेट को बॉडी के अंदर लेवल बढ़ता है तो लेवल बढ़ने की वजह से क्या होगा, सोडियम का एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा। और जब सोडियम का एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होता है तो पोटेशियम का एक्सक्रीशन ज़्यादा होता है। और जब पोटेशियम का एक्सक्रीशन ज़्यादा होगा तो यहाँ पर कंडीशन हाइपरकैलेमिया नहीं, यहाँ पर कंडीशन क्या डेवलप हो जाएगी बेटा, हाइपोकैलेमिया डेवलप हो जाएगी। तो ये भी इसका आंसर नहीं हो सकता। थर्ड आता है एंड स्टेज रीनल डिजीज। और जब किसी पर्सन के अंदर एंड स्टेज रीनल डिजीज होती है, रीनल फेलियर कंडीशन होती है, रीनल अपना काम ढंग से नहीं कर रही होती है, तो सोडियम का एब्जॉर्प्शन और पोटेशियम का एक्सक्रीशन नहीं हो रहा होता है। अब जब पोटेशियम का एक्सक्रीशन हमारी बॉडी से नहीं होगा तो पोटेशियम का डिपोजिशन हमारी बॉडी के अंदर बढ़ने लगेगा। और पोटेशियम अगर हमारी बॉडी के अंदर डिपोजिट होता जाएगा होता जाएगा होता जाएगा तो क्या होगा, अल्टीमेटली हमारी बॉडी के अंदर जो है पोटेशियम की मात्रा जो है एक्सेस अमाउंट में होने लगेगी, जिसे हम क्या बोलेंगे बेटा, हाइपरकैलेमिया कंडीशन बोलेंगे। तो यहाँ पर आपको हाइपरकैलेमिया कंडीशन देखने को मिल सकती है। और फोर्थ ऑप्शन आता है इसमें गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज। अगर गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज होती है, मतलब कि जो गैस्ट्रिक और के कंटेंट है वो इसोफेगस में रिफ्लक्स होते हैं, तो ये कंडीशन कहीं न कहीं आपकी क्या करने का काम करते हैं, एक तरीके से वॉमिटिंग को क्या करने का काम करते हैं, प्रमोट करने का काम करते हैं। अगर वॉमिटिंग अगर होती है तो हमारे जो गैस्ट्रिक कंटेंट हैं, हमारे जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, वो बॉडी से बाहर रिफ्लेक्स कर दिए जाते हैं, बॉडी से बाहर एक्सक्रीट कर दिए जाते हैं। अगर बॉडी से बाहर एक्सक्रीट किए जाएंगे तो यहाँ भी पोटेशियम की एक्सेस अमाउंट ना देख के यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, कमी देखने को मिलेगी। तो बेटर जब यहाँ पर आंसर की बात करें तो बेटर आंसर यहाँ पर हो सकता है आंसर नंबर थर्ड, एंड स्टेज रीनल डिजीज हो सकता है बेटा। ठीक है, आंसर देख लेते हैं। आंसर है 3। वन ऑफ द किडनी फंक्शन इज टू एलिमिनेट द पोटेशियम फ्रॉम द बॉडी। वन किडनी मतलब कि किडनी जो होती है, किडनी का फंक्शंस है, मतलब एक फंक्शन किडनी का ये भी होता है कि बॉडी से एलिमिनेट करे पोटेशियम को। डिजीज ऑफ द किडनी ऑफ्टन इंटरफेयर विद दिस फंक्शन। जब किडनी के साथ में ये डिजीज होगी तो वो ये एक फंक्शन को भी क्या करेगी, इंटरफेयर करेगी, एंड हाइपरकैलेमिया में डेवलप। और इसके अंदर क्या हो सकता है, हाइपरकैलेमिया डेवलप हो सकता है, नेसेसिटिंग डायलिसिस। और यहाँ पर जो चीज़ की रिक्वायरमेंट है वो किस चीज़ की रिक्वायरमेंट हो सकती है, तो डायलिसिस की रिक्वायरमेंट पड़ सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 122। ए क्लाइंट सीरम पोटेशियम लेवल हैज इंक्रीज 5.8 मिली यूक्लेंट पर लीटर।
नॉर्मल जो पोटेशियम का लेवल होता है आपका 3.5 से 5.1 बोल सकते हैं या 5 बोल सकते हैं, ये मिलीक्यूलेंट पर लीटर होता है। और यहाँ पर देखने को मिल रहा है आपको 5.8 मिलीक्यूलेंट पर लीटर देखने को मिल रहा है। इसका मतलब यहाँ पर क्या डेवलप हुआ है बेटा, हाइपर कैलीमिया हुआ है। व्हाट एक्शन शुड द नर्स इंप्लीमेंट फर्स्ट, सबसे पहले हम क्या करें, कॉल द लेबोरेटरी टू रिपीट द टेस्ट। अब बेटा हाइपर कैलीमिया ऑलरेडी हो चुका है, पर ये रिपोर्ट जो आई हुई है ये चाहे थोड़ा बहुत इसमें वेरिएशन भी हो, फिर भी अगर आप लेबोरेटरी टेस्ट कराएंगे तो ऐसा तो नहीं है कि तुरंत से उसके अंदर जो है आपको जो पोटेशियम की वैल्यू हो वो तुरंत से रीड करके दे देंगे, ऐसा तो नहीं होगा, टाइम लगेगा। ठीक है, दूसरा टेक वाइटल साइन एंड नोटिफाई द हेल्थ केयर प्रोवाइडर। देखो यहाँ जब हाइपर कैलीमिया कंडीशन होती है तो पेशेंट के अंदर दिक्कत, सबसे बड़ी जो दिक्कत होती है वो इसके अंदर हार्ट के फंक्शन के साथ में होती है, क्योंकि हार्ट की जो रिदम होती है वो पोटेशियम पे डिपेंड करती है। और अगर पोटेशियम का लेवल जो है ऊपर नीचे होता है, कम या ज़्यादा होता है, तो कहीं ना कहीं हार्ट जो रिदम है वो कहाँ हो सकती है, डिस्टर्ब हो सकती है। और हार्ट रिदम डिस्टर्ब हुई तो उसे डिसरिदमिया कंडीशन बोल सकते हैं, फेलियर भी हो सकता है, दिक्कत हो सकती है, पेशेंट डेथ में भी जा सकता है, तो ये कंडीशन हो सकती है। तो सबसे पहले हमको वाइटल साइन देखने हैं और देखना है कि इसके अंदर के कितना वेरिएशंस है। अगर ज़्यादा वेरिएशन होगा तो आपको क्या करना पड़ सकता है, हेल्थ केयर प्रोवाइडर को नोटिफाई करना पड़ सकता है। हाँ, आप रिपीट टेस्ट बिल्कुल करवा सकते हैं, बट पहले वाइटल साइन लेना बहुत ज़्यादा कंपलसरी है, क्योंकि अगर ज़्यादा दिक्कत हुई बेटा तो बाद में लेते रहेंगे वाइटल साइन तो सॉरी लेबोरेटरी रिजल्ट, तो यहाँ पर आपको ट्रीटमेंट करने की रिक्वायर रहेगी। इन्फॉर्म द कार्डियक अरेस्ट टीम टू प्लेस देम ऑन अलर्ट, कि कार्डियक अरेस्ट जो टीम होती है उनको क्या करें, हम अलर्ट करें। तो बेटा कभी भी कार्डियक अरेस्ट टीम को अलर्ट करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, क्योंकि कार्डियक अरेस्ट जो टीम होती है हमारे हॉस्पिटल की वो ऑलवेज अलर्ट होती है, बस उनको बुलाना होता है। ठीक है ना, जब कार्डियक अरेस्ट आता है तो तुरंत से उसके अंदर कॉर्ड बिलीव के माध्यम से उनको बुला लिया जाता है। टेक एन इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम एंड हैव ए लिडोकैन अवेलेबल। देखो अगर मैं बात करके चलूँ कि ईसीजी करो और आप लिडोकैन दो, तो ये शायद इतना ज़्यादा इफेक्टिव ट्रीटमेंट नहीं है। और इफेक्टिव ट्रीटमेंट तब होगा, ऐसा नहीं है कि उसका बॉडी के अंदर पोटेशियम का लेवल बढ़ते ही आपने उसके अंदर लिडोकैन जो है एडमिनिस्टर कर देंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। जब तक नहीं करेंगे जब तक आपको एक तो प्रिस्क्रिप्शन में हो, दूसरी चीज़ आपके पास में जब तक कोई ऐसा साइन सिम्टम शो नहीं कर रहा है जो कि पेशेंट के अंदर कार्डियक डिसरिथमिया जो है शो करे। अगर कार्डियक डिसरिथमिया शो ही नहीं कर रहा है तो आप क्यों लिडोकैन देंगे। यहाँ पर कहीं भी पेशेंट में नहीं बताया है कि यहाँ पर पेशेंट को क्या है, कार्डियक डिसरिथमिया हुआ है। हम सोचेंगे सबसे पहले वाइटल्स लेंगे, और वाइटल्स लेने के बाद में अगर हमको डिसरिथमिया दिख रहा है, हमको पल्स रेट वगैरह के अंदर कुछ चेंजेस आ रहे हैं और मेजर चेंजेस आ रहे हैं, तो हम ईसीजी कर सकते हैं, बट लिडोकैन अभी नहीं देंगे बेटा। तो बढ़िया आंसर यहाँ पर जो हो सकता है आपका आंसर नंबर 2 हो सकता है। देख लेते हैं आंसर। इसका आंसर है 2, वाइटल साइन मॉनिटर कार्डियो रेस्पिरेटरी स्टेटस, कि जब हम वाइटल साइन मॉनिटर करेंगे तो वो कार्डियक और रेस्पिरेटरी जो सिस्टम है उनके स्टेटस को चेक करेगा। हाइपर कैलेमिया कॉज कार्डियक डिसरिथमिया, जब हाइपर कैलेमिया हमारी बॉडी के अंदर होता है तो उसकी वजह से कार्डियक डिसरिथमिया हो सकता है। द हेल्थ केयर प्रोवाइडर शुड बी नोटिफाइड, जो हमारा हेल्थ केयर प्रोवाइडर है उसको भी हमको नोटिफाई करना चाहिए, बिकॉज मेडिकल इंटरवेंशन में भी नेसेसरी। अब ऐसी कंडीशन में जब कार्डियक डिसरिथमिया कंडीशन डेवलप होती है तो वहाँ पर आपको मेडिकल जो है ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट हो सकती है, तो मेडिकल इंटरवेंशन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर को इन्फॉर्म करना पड़ेगा, नोटिफाई करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 123 की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट क्लिनिकल इंडिकेटर्स शुड द नर्स एक्सपेक्ट ए क्लाइंट विद द हाइपरकैलेमिया टू एग्जिबिट, सेलेक्ट ऑल दैट अप्लाई। क्या क्या इन क्लिनिकल इंडिकेटर हैं जो नर्स को देखने चाहिए, एक्सपेक्ट करने चाहिए जब कोई पेशेंट जो है हाइपर कैलेमिया के साथ में होगा। देखो साहब, टिटेनी कंडीशन, हमें पता है कि जब हमारे अंदर हाइपोकैल्सीमिया कंडीशन होती है तो हाइपोकैल्सीमिया कंडीशन के अंदर क्या देखने को मिलेगी, आपको टिटेनी कंडीशन देखने को मिलेगी। या फिर वहाँ पर आपको जो कंडीशन देखने को मिल सकती है वो आपको 2 साइन और देखने को मिलते हैं जिनको हम बोलते हैं चेबस्टॉक, और क्या देखने को मिलते हैं, ट्राउजी साइन जो है वो वहाँ पर देखने को मिलते हैं। सीजर कंडीशन, सीजर कंडीशन कभी भी बेटा किसके साथ में नहीं होती है, आपके पोटेशियम के साथ में नहीं होती है। सीजर जो कंडीशन होती है वो आपकी सोडियम और कैल्शियम के साथ में होती है, ये भी आप ध्यान रखेंगे, सोडियम और कैल्शियम। अब ये क्वेश्चन बढ़िया बनता है बेटा, लाइफ में कभी भी जब क्वेश्चन आए तो समझ जाओ कि सीजर जो है, सीजर के लिए कौन कौन से जो है अपने मोस्टली मेजर इलेक्ट्रोलाइटें जो कि रेस्पॉन्सिबल होते हैं, तो सोडियम और मैं बात कर सकता हूँ किसकी, कैल्शियम की बात कर सकता हूँ। सोडियम और कैल्शियम का अगर लेवल डिस्टर्ब हो रहा है तो कहीं ना कहीं सीजर जैसी कंडीशन डेवलप हो सकती है। डायरिया, देखो बेटा हमको पता है कि इधर जो है
अगर हमारी बॉडी के अंदर क्या होने लगेगा, हाइपरकैलेमिया कंडीशन होगी तो बॉडी के अंदर सोडियम का लेवल कम हो जाएगा। और मैंने बताया था जब सोडियम का लेवल कम होता है बॉडी के अंदर तो अल्टीमेटली क्या होगा बेटा, यहाँ से जो है इसको पकड़ने की कैपेसिटी किसको, जो वाटर है उसको कम हो जाएगी। और जब ये ग्रेस्प नहीं कर पाएगा वाटर को तो ये वाटर कहाँ आएगा, आपके इंटेस्टाइन के अंदर आएगा और उसकी वजह से डायरिया हो सकता है। बिल्कुल सर, हाइपरकैलेमिया कंडीशन के अंदर डायरिया कहीं कहीं हो सकता है। उसके बाद में वीकनेस, जब वाटर लॉस हो रहा है तो वीकनेस तो आना नेसेसरी है। दूसरी कंडीशन डिसअरिथमिया, ये तो अभी हम पढ़ ही चुके थे। तो 3, 4, 5 इसका बढ़िया आंसर हो सकता है। देख लेते हैं इसका बढ़िया आंसर क्या हो सकता है। देखिए जल्दी से, 3, 4, 5 ही इसका बेटर आंसर है बेटा। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं हम, 124 की तरफ बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर है 1, ए नर्स एट 20 मिलीक्यूलेंट ऑफ द पोटेशियम क्लोराइड टू द आईवी सॉल्यूशन, कि 20 मिलीक्यूलेंट पोटेशियम को किस में मिला देते हैं, आईवी सॉल्यूशन में मिला देते हैं। जिस पेशेंट को क्या हुआ है साहब, कीटो एसिडोसिस हुआ है। ठीक है, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पज ऑफ एडमिनिस्ट्रिंग दिस ड्रग, इस ड्रग को मिलाने का मेजर पर्पज हमारा क्या हो सकता है। तो बेटा देख लो इसका मेजर पर्पज क्या हो सकता है, ट्रीट हाइपर इप्निया, तो ये किसी भी तरह का हाइपर इप्निया को ट्रीट नहीं कर रहा होता है। ठीक है ना। तो दूसरा आता है प्रिवेंट फ्लैसिड पैरालिसिस, कि जो पैरालिसिस हो गया है तो ये कि डायबिटिक कीटोएसिडोसिस में कोई पैरालिसिस नहीं होता है। ठीक है। तीसरा आता है रिप्लेस एक्सेसिव लॉस, अगर हमारी बॉडी से अगर मैं बात करूं तो जो लॉस हो गया है उसको अपन बात करके चलें तो उसको लॉस को क्या है भरपाई करने के लिए, उस लॉस में जो है उसको ट्रीट करने के लिए क्या कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, अगर पोटेशियम की कमी हुई है तो हम क्या कर सकते हैं, पोटेशियम यहाँ पर दे सकते हैं। ट्रीट कार्डियक डिसअरिथमिया, बेटा यहाँ पर कार्डियक डिसअरिथमिया जैसी कंडीशन मोस्टली नहीं देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये बढ़िया आंसर आपका हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, ये देखने को मिलेगा आंसर नंबर 3 कि रिप्लेस एक्सेसिव लॉसेस। एक चीज़ और बता देता हूँ कि भैया जब इंसुलिन और पोटेशियम की वजह से अगर कहीं न कहीं इंसुलिन चल रहा है पेशेंट को, तो इंसुलिन जब पेशेंट को चलेगा तो वो क्या करेगा, मैंने बताया था कि एक रीफीडिंग सिंड्रोम होता है, क्योंकि वो सेल के अंदर जो है आपकी जो पोटेशियम है, मैग्नीशियम है, फॉस्फेट है, उसकी एंट्री को भी बढ़ा देता है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी के अंदर जब भी इंसुलिन दिया जाता है तो आपकी बॉडी के अंदर पोटेशियम की, आपकी बॉडी के अंदर मैग्नीशियम की, आपकी बॉडी के अंदर फॉस्फेट की कमी हो सकती है। तो इस कंडीशन को ट्रीट करने के लिए और यहाँ इस कंडीशन से डिसअरिथमिया को ट्रीट करने के लिए आप देते हैं पोटेशियम क्लोराइड। इज ए प्रोफाइलैक्टिक ट्रीटमेंट होता है यहाँ पर टू प्रिवेंट द डिसअरिथमिया ड्यू टू इंसुलिन एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, और पोटेशियम एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, देख लेते हैं इसका आंसर बढ़िया। आंसर नंबर 3, वंस ट्रीटमेंट विद द इंसुलिन फॉर डायबिटिक कीटोएसिडोसिस बिगन, पोटेशियम आयन री एंटर द सेल। जब हम कीटो एसिडोसिस के साथ में जो कोई पेशेंट है उसका जब ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं तो पोटेशियम आयन कहाँ इंटर करेंगे, सेल के अंदर इंटर करेंगे, जिसकी वजह से क्या हो सकता है, हाइपोकैलेमिया कंडीशन डेवलप हो सकती है। देयरफॉर पोटेशियम अलोंग विद द रिप्लेसमेंट फ्लूइड इज नीडेड। इस वजह से जो पोटेशियम है उसकी रिक्वायरमेंट आपको पड़ सकती है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 125, द इनटेक एंड आउटपुट ऑफ द क्लाइंट ओवर 8 आवर पीरियड इज। अब हमको इनटेक आउटपुट का डिफरेंस है वो निकालना है, तो हम एक तरफ इनटेक लिखते जाएंगे, दूसरी तरफ आउटपुट लिखते जाएंगे। देखो बेटा, आईवी 8 बजे से और 4 बजे तक का देखना। 8 बजे डेक्सट्रोज 5% जो है आपने इन्फ्यूज़ किया और 900 ml लेफ्ट इन बैग, मतलब कितने ml का बैग था वो 900 ml है वो लगाया। तो 8, साढ़े 8 बजे देखा आपने उस पेशेंट ने बॉयड किया यूरिन को, 150 ml यूरिन बॉयड हो गया सबसे पहले। तो आप लिख लें पहले, ठीक है ना, कि कितना ml बॉयड कर दिया, 150 ml बॉयड कर दिया। उसके बाद में 200 ml गैस्ट्रिक ट्यूब फार्मूला एंड 50 ml वाटर एट 3 आवर इंटरवल पे अपन ने दे दिया इसको, मतलब तीन टाइम में इसने क्या दिया है आपने, 3 इंटरवल में इसको क्या दे दिया, 200 ml तो गैस्ट्रिक ट्यूब फीडिंग दी है और 50 ml उसके साथ में वाटर दिया है। 3 बार दिया है तो 150 ml तो आपने क्या दे दिया है साहब, वाटर दे दिया है, और 600 ml आपने क्या दे दिया है, गैस्ट्रिक फीडिंग दे दी है। तो 600 ml ये हो गया साहब, ठीक है साहब। अगला देखते हैं, और अगला है कि 200 ml 220 ml इसने फिर वॉइड कर दिया है, 220 ml इसने वॉइड कर दिया है। फिर 3:15 पे इसने 235 ml फिर वॉइड कर दिया है,
तो ये लो साहब 235 ml दोबारा से इसने वॉइड कर दिया है, ठीक है। तो ये तो इसने वॉइड किया है। उसके बाद में 4 बजे देखेंगे तो 550 ml उसके अंदर बैग के अंदर बचा हुआ है। 900 ml का बैग लगाया तो 550 बचा हुआ है, मतलब कि 350 ml जो है इस पेशेंट के अंदर हमने क्या कर दिया है साहब, इंसर्ट किया है पेशेंट के अंदर। तो 350 ml ही टोटल फ्लूइड गया है। तो देख लो भाई टोटल फ्लूइड कितना गया है। अब डिफरेंस देखना है, 0 0 5 से 5 10 की 0 हासिल की 1 6 3 9 1 10 और 1 11, मतलब टोटल हमने जो फ्लूइड दिया है इसके अंदर वो दिया है 1100 ml। और इसके अंदर निकाला कितना है इसने, 5 5 और +2 7 और 3 0 1 2 2 4 2 6 605, ठीक है ना। 605 हमने दिया है। तो 1100 में से हम क्या करेंगे साहब, सबट्रैक्ट करेंगे 605। तो आपका आंसर आ गया 5 9, इधर 10 495। इसका बेटर आंसर जो होगा 495 आंसर आएगा, ठीक है। किसी के समझ नहीं आए तो मेरे को कमेंट बॉक्स में जाके बता सकता है, मैं दोबारा से इसको समझाने की कोशिश करूँगा। इसका बढ़िया आंसर है 495 इनटेक, क्योंकि 350 ml IB, 600 ml आपका NG फीडिंग और 150 ml आपका वाटर हो गया था। टोटल इनटेक 1100 ml हो गया। आउटपुट की बात करें 150 220 और 235, मतलब टोटल 605 हो गया है। तो इसमें से अगर आप इसको घटाएंगे तो आपका आंसर जो है 495 ml आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 126। A nurse is caring for the client with the ascites. What does the nurse consider to be a cause of the ascites? कि एक पेशेंट है जो कि केयर कर रही है एक पेशेंट के साथ में ascites के साथ में, और what does the nurse consider, कौन सी चीज़ है जिसको जो है नर्स है कंसीडर करेगी कि ascites का कारण क्या हो सकता है। तो बेटा हम पढ़ के आए हैं ascites का कारण, कल भी देखा था हमने कि कहीं न कहीं अगर हमारी बॉडी के अंदर प्रोटीन का लेवल कम होता है तो ऑनकोटिक या ऑस्मोटिक जो प्रेशर है हमारी बॉडी का वो कम होने लगता है, और इसकी वजह से हमारे वेसल्स का फ्लूइड जो है उसकी शिफ्टिंग होने लगती है इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर, और वो रीज़न बनता है किसका, हमारा जो है बॉडी के अंदर किसकी दिक्कत कर देता है, वो असाइटिस या फिर मैं बात कर सकता हूँ ईडीमा कंडीशन कर देता है। कल मैंने बताया था कि जनरलाइज्ड अगर ईडीमा हो तो इस कंडीशन को हम एनएसआर का कंडीशन भी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 126 है उसका बढ़िया आंसर हो सकता है 3। द लीवर मैन्युफैक्चर्स एल्ब्यूमिन, जो इसके अंदर जो बॉडी के अंदर मैन्युफैक्चर एल्ब्यूमिन का मैन्युफैक्चर करता है वो कौन करता है, लीवर करता है। द मेजर प्लाज्मा प्रोटीन ए डेफिशिएंट ऑफ द दिस प्रोटीन लोअर द ऑस्मोटिक या ऑनकोटिक क्रिएशन इन द इंट्रावास्कुलर स्पेस, और जो हमारा इंट्रावास्कुलर स्पेस है उसके अंदर इसकी कमी हो जाएगी, और जिसकी वजह से आपका जो फ्लूइड है वो वेसल से किधर की शिफ्ट हो जाएगा, इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर शिफ्ट हो जाएगा, और इसी कंडीशन से क्या हो जाएगा, उस पेशेंट के अंदर साइटिस जैसी कंडीशन डेवलप हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और क्वेश्चन नंबर 127 आता है। ए क्लाइंट इज रिसीविंग एन आईवी इन्फ्यूजन ऑफ 5% डेक्सट्रोज इन द वाटर। एक पेशेंट है जिसको 5% डेक्सट्रोज चल रहा है साहब। द क्लाइंट लॉसेज वेट एंड डेवलप ए नेगेटिव नाइट्रोजन बैलेंस, उसका वेट जो है कम हो गया है और नेगेटिव नाइट्रोजन बैलेंस हो गया है, मतलब कि जो नाइट्रोजन का अमाउंट था वो कम हो गया है। व्हाट न्यूट्रिशन प्रॉब्लम प्रॉम्प्ट द नर्स टू नोटिफाई द हेल्थ केयर प्रोवाइडर, कौन सी प्रॉब्लम है, इस पेशेंट को क्या दिक्कत हुई है जिसकी वजह से इसका नाइट्रोजन बैलेंस का क्या हुआ है, डिस्टर्ब हुआ है। बेटा हम जानते हैं कि नाइट्रोजन जो है उसका बैलेंस कौन करता है, तो हमारी बॉडी के अंदर जो प्रोटीन हम प्रोटीन खाते हैं उससे नाइट्रोजन बैलेंस होता है, अमोनिया होती है, ठीक है ना। तो देखो एक्सेसिव कार्बोहाइड्रेट इंटेक से हुआ है क्या, नहीं। लैक ऑफ प्रोटीन सप्लीमेंट, हाँ यहाँ पर अगर प्रोटीन नहीं लिया होगा तो यहाँ पर डेवलप हुआ होगा। इनसफिशिएंट इंटेक ऑफ वाटर सोल्यूबल विटामिन, विटामिन की वजह से नहीं हुआ है। इंक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन सेल, सेल के अंदर इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन बढ़ने से हो सकता है क्या, नहीं सर। तो यहाँ पर जो हुआ है वो सप्लीमेंटेशन है प्रोटीन का, वो कम लिया होगा। अगर प्रोटीन का जो सप्लीमेंटेशन है, प्रोटीन जो है वो क्या करने का काम करती है, हमारी बॉडी के अंदर जो नाइट्रोजन है उसका क्या करने का काम करती है, कहीं कहीं जो है बैलेंसिंग करने का काम करेगी। तो इसका बेटर आंसर हो सकता है आंसर नंबर 2। एन इन्फ्यूजन ऑफ द डेक्सट्रोज इन वाटर डज नॉट प्रोवाइड द प्रोटीन रिक्वायर्ड फॉर द टिश्यू ग्रोथ एंड रिपेयर। तो टिश्यू की ग्रोथ के लिए, टिश्यू की रिपेयर के लिए, टिश्यू के मेंटेनेंस के लिए जो उसके प्रोटीन की रिक्वायर्ड होती है वो नहीं मिल पाती है, और टिश्यू ब्रेकडाउन अकर टू सप्लाई द एसेंशियल अमीनो एसिड, और अमीनो एसिड की जो है सप्लाई के लिए बॉडी के अंदर क्या हो जाता है, अमीनो एसिड की तो ब्रेकडाउन होने लगता है टिश्यू का, और इसकी वजह से अब कहीं ना कहीं नाइट्रोजन का जो बैलेंस है हमारी बॉडी के अंदर डिस्टर्ब हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 128 आता है। एन IV सॉल्यूशन ऑफ द 1000 ml ऑफ 5% डेक्सट्रोज इन वाटर इज टू बी इन्फ्यूज एट द 125 ml पर हावर। 125 ml पर हावर की रेट से देना है। करेक्ट है क्लाइंट फ्लूइड बैलेंस इम्बैलेंस, जो पेशेंट के अंदर फ्लूइड इम्बैलेंस हो गया है उसको ट्रीट करने के लिए हम 125 ml पर हावर की रेट से क्या चढ़ाएंगे, इस पेशेंट के अंदर जो है फ्लूइड को इन्फ्यूज करेंगे। द इन्फ्यूजन साइट डिलीवर द 15 ड्रॉप पर ml
हमने जो इन्फ्यूजन पंप है उसको सेट कर दिया है डिलीवर करने के लिए 15 ड्रॉप पर ml टू इंश्योर दैट द सॉल्यूशन विल इन्फ्यूज ओवर एन 8 आवर पीरियड। और जो हमने इंश्योर करना है कि जो फ्लूइड है वो कितने आवर के अंदर जाना चाहिए, 8 आवर पीरियड के अंदर इन्फ्यूज होना चाहिए। एट हाउ मैनी ड्रॉप्स पर मिनट शुड द नर्स स्वेट द रेट ऑफ द फ्लो, कितनी ड्रॉप जो है पर मिनट उसको क्या करनी है, सेट करनी है, जिसकी वजह से वो 8 आवर में जाए। तो बेटा देखो इसको सबसे पहले, क्योंकि आंसर ड्रॉप में पूछा है, आंसर मिनट में पूछा है, तो आप समझ लें इसको क्या करना चाहिए। इसको 1000 ml को तो आप मल्टीप्लाई करेंगे 15 से और 8 को मल्टीप्लाई करेंगे आप 60 से, ठीक है, और आपका आंसर इजीली निकल जाएगा। मैंने समझाया है, मैंने समझा चुका हूँ प्रीवियस क्लासेस में कि किस तरीके से इसको मल्टीप्लाई करना होता है और किस तरीके से इसको निकालना होता है। सिंपल सा है, कोई दिक्कत नहीं है भैया। जब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे, जब इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो ईजीली यहाँ पर आपका आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर लगभग आपका आएगा 1.25 आंसर आ जाएगा, ड्रॉप पर मिनट इसका आंसर आएगा। देख लेते हैं क्या है इसका आंसर। इसका आंसर है 31 ड्रॉप पर मिनट। यूज़ द फॉलोइंग फार्मूला टू सॉल्व द प्रॉब्लम। ड्रॉप पर मिनट जो है टोटल वॉल्यूम इन द ड्रॉप, टोटल ml ड्रॉप फैक्टो, ये तो सब ऐसे ही हैं, हम तो हमारे हिसाब से निकाल देते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 129, व्हाट कॉम्प्लिकेशन इज प्रिवेंटेड व्हेन ए नर्स एड्रेस द नीड ऑफ ए क्लाइंट हु इज अ हाइपरवेंटिलेटिंग। जब कोई पेशेंट हाइपरवेंटिलेटिंग होगा तो उसकी क्या प्रॉब्लम होगी बेटा, जिसको आप क्या करेंगे, प्रिवेंट कर सकते हैं। कॉम्प्लिकेशन इज प्रिवेंटेड, जब आप पेशेंट हाइपरवेंटिलेट करेगा तो क्या हाइपरवेंटिलेट करने से कहीं अरेस्ट आ सकता है कार्डियक, इससे तो कोई मतलब नहीं है। अगर हाइपरवेंटिलेट करेगा, देखो बेटे, अगर हमारी बॉडी के अंदर CO2 का ऑब्स्ट्रक्शन होता है तो CO2 का ऑब्स्ट्रक्शन होने की वजह से मैंने बताया था ये H2O के साथ में क्रिया करके H2CO3 बना लेता है, मतलब ये कार्बनिक एसिड है उसका फॉर्मेशन ज़्यादा हो जाता है और कार्बनिक एसिड का फॉर्मेशन ज़्यादा होता है। बट हाइपर वेंटिलेट करेगा तो इसका क्या हो जाएगा, कार्बनिक एसिड की डेफिसिट हो गई, एक कॉम्प्लिकेशन के रूप में डेवलप होगा, इसी को हमको प्रिवेंट करना होगा। रिडक्शन इन द सीरम पीएच की पीएच, सीरम की पीएच जो है कम होने लगेगी, मतलब एसिडिक होने लगेगी। नहीं बेटा, जब CO2 का लेवल बॉडी के अंदर जब बनता है ना, जब कार्बनिक एसिड बनता है और इसकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर जो पीएच होती है वो कम होती है, मतलब एसिडिक पीएच हो जाती है। बट अगर हाइपर वेंटिलेट करेगा पेशेंट तो हमारी बॉडी के अंदर H2CO3 का लेवल कम हो जाएगा, मतलब एसिड का कम लेवल होने लगेगा और जो बेस है उसका लेवल बढ़ने लगेगा। और बेस का लेवल अगर बढ़ने लगता है तो हमारी जो पीएच है वो एल्कलाई पीएच होगी और हमारी पीएच क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। एक्सेस ऑक्सीजन सेचुरेशन, बेटा ऑक्सीजन सेचुरेशन बढ़ेगी क्या, ये इसका कॉम्प्लिकेशन होगा क्या। देखो ऑक्सीजन सेचुरेशन जो है ये नहीं होगी, ऐसा नहीं होगा कि ऑक्सीजन सेचुरेशन बढ़ जाएगी। ऑक्सीजन की नॉर्मल जो सेचुरेशन है 95 to 98 90 100 मान सकते हैं, तो वही इसकी सेचुरेशन पे ज़्यादा इफेक्ट नहीं आने वाला है। हाइपर वेंटिलेट जब पेशेंट होगा तो उसमें क्या हो जाएगा, कार्बनिक एसिड की डेफिशिएंसी देखने को मिलेगी, मतलब उस पेशेंट के अंदर क्या हो जाएगा, एसिड जो है एसिड की कमी देखने को मिलेगी, इसकी वजह से वहाँ पर एल्कोलिसिस जैसी कंडीशन आपको देखने को मिल सकती है। तो बेटा इसके लिए तैयार रहें, इसका बेटर आंसर हो सकता है आंसर नंबर 2। देख लेते हैं इसका बढ़िया आंसर क्या हो सकता है। तो आंसर जो है इसका 2 ही है, हाइपरवेंटिलेटिंग कॉज एक्सेसिव लॉस ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड। जब हाइपरवेंटिलेट करेगा पेशेंट तो इसकी वजह से किसका ज्यादा लॉस होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का ज्यादा लॉस होगा, जो लीड करेगा लीडिंग टू द कार्बनिक एसिड डेफिसिट, जिसकी वजह से कार्बनिक एसिड है उसकी डेफिसिट हो जाएगी एंड रेस्पिरेटरी एल्कोलिसिस जैसी कंडीशन वहां पर देखने को मिलेगी, जिसकी वजह से वहां पर पीएच क्या होगी, रिड्यूस हो जाएगी, बढ़ेगी नहीं यहाँ पर पीएच क्या हो जाएगी बेटा, एल्कोलिसिस में पीएच बढ़ जाएगी रिड्यूस होने के बजाय, ठीक है। तो आंसर अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन आ जाता है आपका 130। अब इसको समझने की कोशिश करना बेटा। देयर वाज ए 200 ml लेफ्ट इन द क्लाइंट IV बैग, कि पेशेंट का जो बैग है उसके अंदर 200 ml फ्लूइड बचा हुआ है। व्हेन ए नर्स स्टार्टेड द शिफ्ट, जब अपनी शिफ्ट स्टार्ट करती है तो बैग जो है उसके अंदर 200 ml जो है फ्लूइड है। व्हेन देयर वाज ए 50 ml लेफ्ट इन दिस बैग, द नर्स एंड ए न्यू IV बैग कंटेनिंग 1000 ml एंड डिस्कार्ड द 50 ml, मतलब इसमें से कितना गया, 150 ml इसमें से पेशेंट को चढ़ गया है। अब उसने कितने ml की बोतल लगा दी है, 1000 ml की बोतल लगा दी है, ठीक है। द क्लाइंट रिसीव्ड द 2 IV पिग्गी बैग, मैंने बताया था IV पिग्गी बैग क्या होता है, जो मेन लाइन लगी होती है उसके साइड से कोई दूसरी बैग लगा देते हैं और ये बैग हमेशा क्या होता है, ऊपर होता है, ठीक है, तो उसे IV पिग्गी बैग बोलते हैं। ड्यूरिंग द शिफ्ट 2 बैग लगाती है और IV पिग्गी बैग के, और वो होते हैं 100 ml के, मतलब कितना ml चला गया साहब,
200 ml ये चला गया उस पेशेंट के अंदर, ठीक है। एट द एंड ऑफ द शिफ्ट द नर्स लोकेट द आईवी टू डॉक्यूमेंट द क्लाइंट आईवी फ्लूइड इनटेक फॉर द शिफ्ट, हाउ मेनी ml ऑफ द आईवी फ्लूइड दैट द क्लाइंट रिसीव ड्यूरिंग द शिफ्ट। तो अब आईवी जो बोतल है उसको देखती है अपनी जब शिफ्ट खत्म होती है और डिसाइड करती है कि कितना इसके अंदर जो है फ्लूइड चला गया है। एक बार बोतल देख लेते हैं, ये बोतल है साहब, ये इसके अंदर टोटल बोतल है। अगर ये यहाँ तक भरी होती, कंप्लीट भरी होती, तो इसके अंदर 1000 ml होता, यहाँ तक होता तो इसके अंदर 100 ml गया, यहाँ तक है तो 200 ml गया, यहाँ तक होता 300 ml, 400 ml, 500 ml, 600 ml, मतलब कि इसके 1000 बोतल में से 1000 ml की बोतल में से कितना गया है, 600 ml ये चला गया साहब। तो 600 ml फ्लूइड ये चला गया है, तो 600 और 2 800, 800 900 950 ml जो फ्लूइड है वहाँ पर पेशेंट के अंदर हमने इन्फ्यूज़ कर दिया है। तो यहाँ पर बढ़िया आंसर जो हो सकता है बेटा, बढ़िया आंसर हो सकता है आपका 950 ml, ठीक है। तो थैंक यू सो मच आज के लिए। अगर आपने हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करें, जिससे आपको हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और अगर आपको कोई न्यू टॉपिक या किसी भी तरह की कोई क्वेरीज है उसके लिए आप हमसे व्हाट्सएप ग्रुप पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं, जिसका नंबर है 9770968699। थैंक यू सो मच।